हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। और आज हम फिर से अपना एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक होगा कक्षा 10वीं से। और हमारा आज का विषय गणित भाग 2। और उस पुस्तक के अंतर्गत हमारा आज का जो लेसन है वह आपके पाठ्य पुस्तक में प्रकरण 2, उसका नाम है पाइथागोरस का प्रमेय, जिसमें आज हम पहला भाग देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पार्ट 1। और उसके अंतर्गत हम आज जिस घटक पर चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे, वो होगा पाइथागोरस का त्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले हम कुछ याद करें जो हमने 9वीं कक्षा में सीखी है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा त्रिभुजों को, न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण अधिक हो गया अधिक कोण त्रिभुज। और हमने त्रिभुज देखा है जिसमें एक कोण समकोण हो गया, तो वो हो गया समकोण त्रिभुज, बराबर। तो ये समकोण त्रिभुज की बहुत खासियत है और इसी त्रिभुज पर हमारे इस पाठ में बहुत कुछ बताया गया है, प्रमेय बनाए गए हैं। तो हमारा जो ये लेसन होगा सब समकोण त्रिभुज पर कहीं न कहीं आधारित होगा। आखिर इस समकोण त्रिभुज में क्या खास बात है? तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी पहली बात तो इसमें एक भुजा ऐसी है जो कर्ण है, बाकी त्रिभुज में भुजाओं का कोई नाम नहीं होता, लेकिन समकोण त्रिभुज में स्पेशल नाम है एक भुजा का जो कि समकोण के सामने होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। और खासियत क्या है इसकी? इसकी खासियत ये है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंबाइयों में एक बहुत गहरा संबंध है और इसी गहरे संबंध पर आधारित बहुत सारे प्रमेय बने हुए हैं। और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत उपयोग है। इस संबंध का कंस्ट्रक्शन से लेकर बहुत जगह आप देखेंगे, ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन में हम उदाहरण देखेंगे जहाँ पर कहीं न कहीं समकोण त्रिभुज और उससे संबंधित भुजाओं की लंबाइयों से संबंधित उदाहरण मिलते हैं। हम जरूर चर्चा करेंगे उस पर। तो समकोण त्रिभुज बहुत स्पेशल त्रिभुज है। उदाहरण के तौर पर चलिए देखते हैं, ये एक घर है और इस घर में कुछ इमरजेंसी आ गई बच्चों, और यहाँ पर रोड से इस बालकनी तक सीढ़ी बनानी है। सीढ़ी लोहे की बनानी है, अब बनवाना है तो उसकी लंबाई पता नहीं है और वह बनाकर यहाँ कैसे लगाएंगे, यहाँ आकर बना नहीं सकते, दुकान से बनवा के यहाँ रखना है। तो कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए ये पता करने के लिए ये सीढ़ी ऐसी इस तरह से लगानी है, लेकिन कितनी लंबी है ये कैसे पता चलेगा? तो घर की ऊंचाई बनते समय पता है, उसकी ऊंचाई कितनी थी मापा गया था, और ज़मीन से जहाँ सीढ़ी रखना है वह दूरी भी हमें पता है। उस आधार पे हम सीढ़ी की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। और इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है, ज़मीन के इमारत, खड़ी इमारत और ज़मीन हमेशा समकोण बनाती है, मतलब कहीं न कहीं समकोण बनता है और फिर त्रिभुज भी बनता है जो कि समकोण त्रिभुज होता है। तो कितनी लंबी सीढ़ी बनाई जाए ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऊंचाई इमारत की बनाई गई थी तो काफ़ी ऊंची बनाई गई, 8 मीटर वह ऊंचा, और जहाँ सीढ़ी रखना है वहाँ से उस गैलरी की ठीक ऊंचाई का जो बेस है वह 6 मीटर दूर है। तो कितनी लंबी सीढ़ी यहाँ से लगेगी उसको हम चेक करेंगे। तो ये जो संबंध है कर्ण का
और दोनों भुजाओं का। इसका हल या इस सीढ़ी का हल पाइथागोरस ने आसानी से निकाला। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, चाहे यहाँ दो उदाहरण लेते हैं हम, PQR त्रिभुज समकोण Q और LMN त्रिभुज समकोण M। उन्होंने बताया, किसने? पाइथागोरस ने, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई का वर्ग, यानी कर्ण की लंबाई उसका वर्ग कर देंगे तो शेष दोनों भुजाओं की लंबाई का वर्ग का योगफल के बराबर होता है। यानी शेष दोनों भुजाओं की लंबाई को वर्ग करेंगे और उसको जोड़ देंगे तो कर्ण का वर्ग मिल जाता है। तो यहाँ पर बिंदु के सामने वाली भुजा को स्मॉल लेटर में दिखाते हैं उसकी लंबाई। तो P के सामने की लंबाई P, Q के सामने की Q और R के सामने की R। उसी तरह L के सामने की L, M के सामने की M और N के सामने की N लंबाई अगर हम मान लें इसको, तो हमें पाइथागोरस द्वारा प्राप्त होता है कि कर्ण यानी Q का वर्ग जो होगा वो शेष दोनों भुजाओं P का वर्ग और R का वर्ग के योगफल के बराबर हुआ। उसी तरह यहाँ पर कर्ण M का वर्ग और दोनों भुजाएं हैं L और N, उनका वर्ग और उनका योगफल, दोनों को जोड़ देंगे वर्ग को, तो हमें यह एक सिचुएशन प्राप्त होता है, समानता प्राप्त होती है। इसी को कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय अभी जाना कि समकोण त्रिभुज में, इस शाब्दिक देख लीजिए किस तरह से इसे लिखा जाएगा, समझा जाएगा कि समकोण त्रिभुज में, बहुत आसान है ये, इसे रटने की जरूरत नहीं है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब हम चलते हैं उस सीढ़ी वाले मैटर को सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरह से रचना बनेगी। PQ ऊंचाई है और R से QR दूरी जो है सड़क से दूरी उसकी, और PR सीढ़ी हो गई और हमें ज्ञात करना है सीढ़ी की लंबाई। हमने देखा ज़मीन से दूरी, सड़क से दूरी 6 और ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? अगर त्रिभुज समकोण है तो कर्ण का वर्ग यानी PR का वर्ग यहाँ पर वो होगा QR के वर्ग और PQ के वर्ग के योगफल के बराबर। मान दिया ही गया है, QR दिया गया है 6, तो 6 का वर्ग, PQ दिया है 8, 8 का वर्ग, हल करेंगे 6 का वर्ग 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ देंगे 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, 100 हो गया। यह है PR का वर्ग, ये वर्ग है। तो अब हम PR का वर्ग के वर्गमूल निकालेंगे तो PR बराबर 100 का भी वर्गमूल निकालेंगे, वो हो जाएगा 10। तो PR की लंबाई 10 यानी सीढ़ी होनी चाहिए 10 मीटर लंबी सीढ़ी बना के लाएंगे और वहाँ रख देंगे तो पहुँच जाएंगे गैलरी तक। तो यह सब एक उदाहरण था और पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यह आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 भुजा में से कोई भी एक भुजा की लंबाई अगर नहीं पता है तो हम तीसरी भुजा की लंबाई आसानी से प्राप्त कर सकते हैं समकोण त्रिभुज में। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमें 3 संख्या तो मिलती है क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई है, और वो 3 संख्याएं जो मिलेगी, यानी हर समकोण त्रिभुज में 3-3 संख्याएं मिलेगी भुजाओं की लंबाई से। इसी संख्याओं के जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं त्रिक, क्योंकि वह 3 संख्याओं का समूह है तो त्रिक कहा जाता है। और पाइथागोरस त्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक विशेष संबंध है। तो प्राकृतिक संख्याओं के त्रिक में, यानी कोई 3 संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं, उनमें क्या संबंध है कि बड़ी संख्या जो है, कर्ण बड़ा होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक बड़ी संख्या, उसका वर्ग अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो हम उसे त्रिक कहते हैं। मतलब त्रिक होना मतलब ही है समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ वो हो सकती हैं, अर्थात
उन लंबाइयों की हम समकोण त्रिभुज की भुजाएं बना सकते हैं। जैसे ये संख्या है 3, 4, 5, 3 संख्या है, त्रिक है। चेक करते हैं क्या ये पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है। और ये 12, 13, 5 या 13, 5, 12, ये जो 3 संख्या है क्या वो पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? बड़ी संख्या का वर्ग यानी 5 का वर्ग और छोटी संख्याओं का वर्ग देखते हैं, 3 और 4 का वर्ग, ये पहले त्रिक में। उसी प्रकार दूसरे त्रिक में क्या होगा? बड़ी संख्या 13 का वर्ग और दोनों छोटी संख्या कौन सी है? 5 उसका वर्ग, 12 उसका वर्ग। तो क्या करना है? बड़ी संख्या का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए? शेष दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल के। तो शेष दोनों छोटी संख्या के वर्गों का योगफल चेक करेंगे। तो बड़ी संख्या का वर्ग हो गया 25, शेष दोनों छोटी संख्याओं का वर्ग हो गया 9 और 16। उसी प्रकार दूसरे त्रिक में 13 का वर्ग 169, 169, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। हमें क्या चेक करना है? छोटी संख्याओं का वर्ग यानी 3 और 4 का वर्ग पहले में कितना आएगा? 9 और 16 का योग, और दूसरे त्रिक में 25 और 144 का योग चेक करेंगे। 9 और 16 का योग कितना हुआ? 25, और उसकी बड़ी संख्या 5 थी, उसका वर्ग भी 25, यानी ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर 25 और 144 ये भी 169 हो गए, और 169 13 का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 13 इज 169, यानी दोनों बराबर है। बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल दोनों समान है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 3, 4, 5 ये भी पाइथागोरस का त्रिक है, 13, 5, 12 ये भी पाइथागोरस का त्रिक है। अगर योगफल बराबर नहीं हुआ छोटी संख्याओं के वर्गों का तो वो त्रिक नहीं कहलाएंगे। और त्रिक में कोई विशेष क्रम नहीं है, आप किसी भी क्रम में इन तीनों संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे कि एक त्रिक है 17, 8, 15, उसको हम 15, 8, 17, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी संख्या पहले होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं। कोई भी 3 संख्या हो उसमें बड़ी संख्या का वर्ग दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। चलिए, अब पाइथागोरस का त्रिक दिया गया है, आपने चेक कर लिया, लेकिन अगर आपको स्वयं पाइथागोरस का त्रिक बनाना है तो कैसे बनाओगे? हम कैसे खोजेंगे? हर संख्या का वर्ग करके उसको जोड़ के तो हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक सूत्र है, बहुत सिंपल सा सूत्र है पाइथागोरस त्रिक प्राप्त करने का। मान लीजिए हम a और b कोई भी दो संख्या लेते हैं, तो क्या करेंगे? दोनों संख्या का वर्ग को जोड़ देंगे, यानी a का वर्ग b का वर्ग। उसके बाद दोनों संख्या के वर्ग का अंतर ले लेंगे, यानी घटा देंगे। तो एक बार जोड़ेंगे वर्गों को, एक बार घटाएंगे वर्गों को, और दोनों का गुणनफल का दुगना कर देंगे। कितना आसान है। a और b दो संख्या हमारे पास है, एक बार दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, पहली संख्या मिल गई। एक बार दोनों का वर्ग करके घटा देंगे, दूसरी संख्या मिल गई। और एक बार दोनों का गुणा करके दुगना कर देंगे तो तीसरी संख्या मिल जाएगी, यानी त्रिक हमें मिल जाएगा। और इसमें खास बात क्या है ध्यान देने वाली? ए बी जो है वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और चूंकि अंतर भी लेना है तो पहली संख्या को हम बड़ी संख्या लेंगे, यानी ए को हम बड़ा लेंगे, बी को छोटा लेंगे, ताकि अंतर लेते समय हमें ऋणात्मक संख्या न मिले। बस यही ध्यान रखेंगे तो हम असंख्य पाइथागोरस का त्रिक बना सकते हैं। ए को 2 मानेंगे, बी को 1, यानी ए बड़ा बी छोटा, तो एक त्रिक मिल जाएगा। फिर ए को 3, बी को 2, तो नया त्रिक मिल जाएगा। ऐसे कुछ भी 10, 5, 20, 8 ऐसे मानते जाएंगे ए बी, तो तीसरा अपने आप मिलते जाएगा, यानी तीनों हमें प्राप्त होंगे। उदाहरण से चेक कर लेते हैं। जैसे हमें पता है त्रिक अगर प्राप्त करना है तो ए और बी कोई प्राकृत संख्या हो तो उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का अंतर और दोनों के गुणनफल का दुगना, इसमें अगर हम मान रख देंगे ए और बी का तो त्रिक मिलेगा। चेक करते हैं।
मान लीजिए ए मैंने अपने मन से 10 ले लिया, बी उससे कोई भी छोटी संख्या 5 ले लिया मैंने। अब त्रिक प्राप्त करते हैं। पहला त्रिक होगा ए वर्ग, त्रिक का पहली संख्या ए वर्ग धन बी वर्ग, मतलब 10 का वर्ग 5 का वर्ग उनका योग। दूसरा है 10 का वर्ग 5 का वर्ग उनका अंतर। और तीसरा है 10 और 5 का गुणा, उसमें 2 से गुणा, दुगना, 2ab। चलिए इन तीनों का मान निकालते हैं। पहले आएगा 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25, जोड़ेंगे तो 125, पहली संख्या मिल गई। फिर 10 का वर्ग 100 ऋण 25, 75, दूसरी संख्या मिल गई त्रिक की। और तीसरी 2 दहा में 20, 25, 100, तीसरी संख्या मिल गई 100। तो 125, 75 और 100 यह एक पाइथागोरस का त्रिक होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों छोटी संख्या के वर्गों के योगफल के बराबर है या नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। देख 100 का वर्ग तो 10,000, 75 का वर्ग 5,625 और 125 का वर्ग 15,625। तो 10,000, 5,625, 15,625, मतलब इस तरह से ये मिल जाएगा। त्रिक ही है ये। चलिए इसी त्रिक पर आधारित आपके प्रश्न संग्रह से एक प्रश्न चेक करते हैं। 2.1 पेज नंबर 38। प्रश्न बहुत सरल सा है, पहले सरल प्रश्न ही लेंगे हम कि पाइथागोरस के त्रिक पहचानना है। त्रिक दिया गया है, कौन सा पाइथागोरस का त्रिक है कौन सा नहीं है। 3 संख्याएं हैं, त्रिक है, लेकिन पाइथागोरस का त्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए आपको पता है। तो हम शुरू करते हैं, उदाहरण दूसरा लेते हैं। चलिए पहला काम, बड़ी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या 12, उसका वर्ग 144, नोट कर लिया हमने। अब दोनों छोटी संख्याओं का वर्ग और उसको जोड़ेंगे। चलिए वर्ग करते हैं। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, जोड़ने पर 16 और 81 जोड़ेंगे कितना आएगा 97। तो 12 का वर्ग कितना था 144, और 4 का वर्ग और 9 का वर्ग जोड़ने पर 97 आया। तो क्या ये बराबर हैं? चेक करिए, 97 है 144 है, ये समान नहीं है। मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों छोटी संख्या के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं हुआ। मतलब जो दिया गया त्रिक है वह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसी तरह हमें बाकी उदाहरण चेक करने हैं। अगर वो समान हो गया, बराबर है लेफ्ट और राइट, तो हम कहेंगे पाइथागोरस के त्रिक हैं। और इस तरह अगर मिला कि वह बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, तो वह पाइथागोरस का त्रिक नहीं हुआ। तो बच्चों आज का लेसन हमारा यहीं तक। पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस त्रिक को ध्यान में रखिए, थोड़ा अभ्यास कीजिए और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।